साल 1280 में पश्चिमी अफ्रीका के माली में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो बड़ा होकर हमारी धरती का आज तक का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था, जिसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि अगर हम आज इस दुनिया के जाने माने बिलियनियर्स की दौलत को एक साथ जोड़ भी दे तब भी ये इसकी दौलत के सामने कुछ भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम था मंसा मूसा। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आज के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क भी उससे कोसों मील दूर हैं। जब मूसा बादशाह बना तब गद्दी पर आते ही उसने सबसे पहले ये सोचा कि अपने राज्य के रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सामने दो विकल्प निकल कर आए, सोना और नमक, क्योंकि इन दोनों चीजों को कब्जे में लेने से उसके राज्य का फायदा ही फायदा था। अब इन दोनों चीजों पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व बनाने के लिए मूसा ने उन राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जिनके पास सोने और नमक दोनों की खदानें थी। मूसा द्वारा कब्जे में की जाने वाली सबसे चर्चित सोने की खदान का नाम है बुम्बुक गोल्ड माइन, जो कि तब भी सोना देती थी और आज भी सोना दे रही है, जिससे न सिर्फ उसके राज्य में पैसों की बढ़ोतरी हो गई बल्कि उसके शाही खजाने में भी गजब का इजाफा हो गया और राज्य के लोग भी फलने फूलने लगे थे। साथ ही इन आक्रमणों ने माली साम्राज्य को भी बड़ा कर दिया था, जिसके बाद पूर्व से पश्चिम यानी कि अटलांटिक ओशियन से नाइजर नदी तक और उत्तर से दक्षिण यानी सब सहारा से फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक माली साम्राज्य की सीमाएं और बढ़ गई। मंसा मूसा का राज्य यूं ही इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था, बल्कि इस काम में एक और चीज ने उसकी मदद की थी और वो चीज थी उसका धर्म इस्लाम। मंसा की ज्यादातर प्रजा उस समय मुस्लिम थी और इसी के चलते उन्हें मूसा के राज्य में जरा सी भी दिक्कत नहीं थी। खैर, कुछ कबीले थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे और उन्हीं में से एक कबीला था बुम्बुक माइनर्स का। इन्होंने मूसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि तब उन्हें अपना धर्म खतरे में लग रहा था। मगर मूसा की इतनी विशाल सेना के सामने उनकी न चली और जल्द ही मूसा ने अपनी ताकत के दम पर इस विद्रोह पर लगाम कस ली। हालांकि उसने विद्रोह करने के बावजूद भी इस कबीले के लोगों को मारा नहीं, क्योंकि उससे ये बात अब समझ आ चुकी थी कि अगर वो अपने शासन को बरकरार रखना चाहता है तब उसे दूसरे धर्म के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। इसके बाद माली साम्राज्य का स्टेट रिलीजन तो इस्लाम ही था, पर वहाँ कुरान के कानून लागू नहीं होते थे। आसान भाषा में कहा जाए तो भले ही माली एक इस्लामिक कंट्री था, पर इसके बावजूद भी वहाँ किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की छूट थी, जिससे मूसा के राज्य के सभी लोग उसके साथ आ गए थे और सिर्फ उसके राज्य के ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्य के लोग भी मूसा पर विश्वास बढ़ा चुके थे, क्योंकि तब के समय सारे इस्लामिक राज्य एक दूसरे को अपना साथी मानते थे। अब जब माली के सारे पड़ोसी राज्य उसके साथ थे तब किसी के द्वारा उस पर हमला हो जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसके चलते बाहरी खतरों से टेंशन फ्री माली राज्य लगातार इकोनॉमिक टर्म्स में मजबूत हो रहा था, जिसमें मंसा मूसा का अहम योगदान था। मूसा ने अपने राज्य की इकोनॉमी को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दो तरीके अपनाए थे, एक टैक्स लगाना और दूसरा ट्रिब्यूट लेना। माली साम्राज्य इतना अमीर सिर्फ तीन ही चीजों के बलबूते पर था, एक सोना, दूसरा नमक और तीसरा कोला, जो कि एक फल था। सोने की कीमत और मांग दोनों ही आज भी और उस समय भी बराबर ही हुआ करती थी, क्योंकि माली आज भी अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और दुनिया का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है और माली उस समय भी यूरोप और मिडिल ईस्ट से ज्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहा था। मगर सोने की खदानें कभी मूसा के कंट्रोल में रहती ही नहीं थी, बल्कि इन पर तो दूसरों का कंट्रोल होता था। बस मूसा सोने के प्रोडक्शन पर टैक्स लगाता था और ये टैक्स इतना होता था कि इसके बारे में कहा जाता है कि पूरा माली साम्राज्य इसी टैक्स पर चलता था। इसकी वजह से ही मूसा को कभी भी इन खदानों को अपने कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, मगर उसने इन खदानों की लोकेशन को दुनिया के नजरों से सीक्रेट रखा था। उस वक्त जो माइनर कम्युनिटी होती थी वो अपना सोना सूडान के मिडिल मैन को अपनी जरूरत के सामान के बदले में बेचते थे और ये सूडानी जरूरत की चीजों को बाहर के ट्रेडर्स से खरीदते थे। इसके चलते बाहर के लोगों को इन सोने के खदानों के बारे में पता ही नहीं चलता था। एक तरफ जहाँ सोना माली की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नमक और कोला फल भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तब का नमक कुछ अलग था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आज के नमक की तरह ही खाने में डलने वाला नमक ही था। बस उस समय रेगिस्तानी इलाकों में चीजों को प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तेमाल होता था। इस वजह से इसकी डिमांड और कीमत दोनों काफी ज्यादा होती थी। इसके अलावा कोला एक ऐसा फल था जो रेगिस्तान में प्यास को रोकता था, जिसके चलते इसकी डिमांड भी हाई थी। जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तब उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा और मूसा भी ऐसा ही करता था, क्योंकि उसने इन तीनों ही चीजों के ट्रेड पर हेवी टैक्सेस लगा रखे थे। इसके चलते उसकी वेल्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आज भी उसे आसानी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मूसा की इस अपार वेल्थ का नजारा लोगों को तब देखने को मिला जब वो साल 1324 में माली से करीब 9600 किलोमीटर दूर हज यात्रा पर निकला। इस हज यात्रा पर उसके साथ करीब 60,000 लोगों का काफिला भी था, जिसमें से 12,000 लोग तो सिर्फ सोने से भरे बक्से को उठाने वाले गुलाम ही थे। इसके साथ ही मूसा के काफिले में 8 ऊँटें भी थी।
जिनके पीठ पर सोने के पाउडर से भरे बक्से लदे हुए थे। ये सारा सोना ज़कात यानी दान के लिए था। मतलब मूसा लगभग 20,000 किलो सोना सिर्फ बांटने के लिए ही लाया था और आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में जो भी जरूरतमंद दिखाई देते थे वो अपना सोना उन लोगों को बांटता जाता था। इस सफर के दौरान जहाँ भी उसका काफिला शुक्रवार के दिन रुकता था वहाँ पर मूसा ने मस्जिदों का निर्माण करवाया। और तो और जब इसी दौरान उसकी दूसरी बीवी की आंखों में धूल से दिक्कत हुई तब उसने उसी जगह पर इरिगेशन सिस्टम भी बनवा दिया। मूसा ने कायरो, मक्का और मदीना में 20-20 हजार सोने के ईंटें बांटी थी, जो दिखाता है कि मूसा दान देने में अब तक सबसे आगे है। और ये दान कितना ज्यादा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, जिससे सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी एक व्यक्ति के दान की वजह से किसी एक एरिया में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो। पर शिखर पर होते हुए भी माली साम्राज्य ज्यादा समय तक टिका नहीं, क्योंकि मूसा की मौत के बाद उसके सभी मंत्री बेईमानी करने लगे थे। साथ ही जिन राज्यों पर मूसा ने कब्जा किया था वो भी अपनी ताकत से माली से अलग हो गए, जिसका परिणाम ये निकला कि इतना बड़ा साम्राज्य माली एक ही झटके में